हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर IWT की क्लास लेने वाले हैं, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इस क्लास के अंदर हम लोग वन शॉट में लेसन नंबर 1 से और लेसन नंबर हमारा जहाँ तक है टोटल कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, ठीक है। और जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम इसमें इम्पोर्टेंट लगा देंगे, तो आपको वो चीज़ें इम्पोर्टेंट लिख कर और उसे 100% अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि हमारे IWT के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, यानी हमारा जो बेसिक है। अगर हम कोई ब्राउज़र यूज करते हैं, उस ब्राउज़र पे हम कोई भी चीज़ क्लाइंट के द्वारा सर्वर तक अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो फर्स्ट लेसन के अंदर है। तो हमें सिर्फ इसमें डिफिनेशन पढ़ने हैं, जैसे इंटरनेट क्या है, डब्ल्यू क्या है, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, यूआरएल क्या है, इस टाइप के। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक हमारा इस प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें एक वेबसाइट बना के देता है, यानी हम HTML की हेल्प से कोई वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। तो उसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, HTML के कौन कौन से टैग हैं और कैसे हम टैग को यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद फिर हम आएंगे तीसरे लेसन में। तीसरा हमारा लेसन है जो CSS है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो हमने जो HTML की हेल्प से जो पेज हमने बनाए हैं, उस पेज के अंदर अगर हम कोई नाम या फिर कोई और राइटिंग चीज कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें कोई कलर देना हो या उसे बेहतरीन बनाना हो, यानी उस पेज को अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम CSS का यूज करते हैं, ठीक है। अब CSS के अंदर भी कई टाइप से हम उसमें इंटरनली, इनलाइन CSS, एक्सटर्नली, इन सारे चीज़ों का यूज करके अलग अलग तरीके के हम उसमें जो हमारे पास HTML है उसके पेज में जो हमने लिखे हुए हैं उसको बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज करते हैं। अगला हमारा है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट में हमें कुछ वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो चार्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। जावा स्क्रिप्ट में जो होता है, हमने जो CSS और HTML का यूज करके जो वेबसाइट बनाए हैं, ठीक है। अब उस वेबसाइट में हमें कोई चीज़ें लोकेशन फिक्स करने होते हैं कि हमारा यहाँ पे ये लोकेशन पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट फिक्स करता है। इसके बाद फिर हमारे आ गया जेक्यूरी। जेक्यूरी के अंदर बेसिक चीज़ें पूछे जाएगी कि जेक्यूरी का कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर हम किस तरह से एडिंग करते हैं, किस तरह से हम वेब पेज को जेक्यूरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। इसके बाद हमारा छोटा सा इसमें टॉपिक दिया है बूटस्ट्रैप का, जिसमें हम बूटस्ट्रैप के अंदर कलर मैनेजमेंट, बटन, टेबल, ड्रॉप डाउन, नेगेटिव बार, इमेजिंग, ठीक है, ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा हम समझेंगे। इसका हम अभी कोई बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, बस छोटा छोटा पूछा जाएगा कि बूटस्ट्रैप क्या होते हैं और इसमें हम किस तरह से टेबल या फिर बटन या फिर कलर मैनेजमेंट, ड्रॉप डाउन, नेगेटिव बार, ये सब कैसे करते हैं। और लास्ट में हमारा एक चैप्टर है XML एंड JSON, ठीक है। तो इसमें बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि XML क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, और JSON क्या होता है, इसका भी इंट्रोडक्शन पूछता है। बाकी बात इसमें कोई हार्ड नहीं पूछता है। लास्ट जितने भी हमारे चैप्टर है ना, मैक्सिमम वो कहता है कि इसमें आप डिफिनेशन बताओ। 1 से लेके 5 लेसन तक ही आपका क्वेश्चन पूछेगा अंदर से, नहीं तो नहीं पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। देखो, इंटरनेट हमारा जो है वो एक सूचनाओं इंटरनेट जो है सूचनाओं तकनीक का सबसे आधुनिक प्रणाली है, जिसमें कि हम इंटरनेट का
सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है, या फिर पूरे विश्व में इसका यूज होता है। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत के से साधन है जिसमें हम कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम जो हमारे पास सूचना होता है, यानी जो हमारे पास डेटा होता है उसका उसमें आदान प्रदान करते हैं। दूसरा कि हम इसमें बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिस्टम है जिसके साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेट इस समय हर लोगों के पास अवेलेबल है। इंटरनेट इस समय जो हम इस जनरेशन में 5G पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 2G 3G 4G 5G ये तो सारे हैं ही, बट इस समय हम लोग 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। इंटरनेट जो होता है वो किसी एक कंपनी या सरकार का अधीन नहीं होता है, ठीक है। यह जो है बहुत से सर्वर से जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियां की होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इंटरनेट जो सेवाएं देता है वो है जैसे ग्राफर, फाइल ट्रांसफ़र, प्रोटोकॉल्स, डब्ल्यू इन सारे चीज़ों को इंटरनेट में जानकारियाँ को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इंटरनेट के बारे में समझ गए होंगे। अब इंटरनेट का कुछ अगर आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हो कि इंटरनेट का प्रयोग जो है अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। अमेरिका सेना एक बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी, इसके लिए इंटरनेट का प्रयोग किया गया था 1969 में, ठीक है। तो 1969 में इसको क्या बोलते हैं, प्रयोग किया गया था। और इसमें ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था, तो भारत में 14 अगस्त सन 1995 को विदेश विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL जो था उसके द्वारा इंटरनेट सर्विस को सभी सामान्य लोगों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो BSNL को VSNL याद रख लेना, यहाँ पे BSNL मत याद रख लेना, ठीक है, नहीं ये गलती है, पहले हमारा VSNL आया था। यानी भारत में इंटरनेट जब शुरू हुआ था वो 14 अगस्त सन 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। तो इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप से होता है, इतना तो डिटेल जाएगा नहीं, बट अगर आपसे इंटरनेट पूछ दिया तो आपको हो सकता है कि ये सारी चीज़ लिखना पड़ सके, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल पूछेगा नहीं आपसे, बट थोड़ा जान लो। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप से किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो दिया है केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन में क्या होगा कि हमें एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी, उस केबल के माध्यम से हम अपने इंटरनेट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो केबल कनेक्शन इंटरनेट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इस इंटरनेट कनेक्शन को एक केबल मॉडेम के माध्यम से चलाया जाता है। इनमें आपको इंटरनेट स्पीड अलग अलग मिलता है, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड स्पीड में अंतर देखने को मिल सकता है। यह केबल ज़्यादा बैंडविड्थ प्रदान करता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अच्छी स्पीड के साथ एक्सेस भी ज़्यादा फास्ट देखने को मिल सकता है। इस इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड आमतौर पे 5 MB प्रति सेकंड से लेके 20 MB प्रति सेकंड तक हो सकता है, ठीक है। तो जो केबल कनेक्शन द्वारा होता है इसकी स्पीड थोड़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि हम इसे केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो ये 5 MB प्रति सेकंड हो सकता है, 5 MB प्रति सेकंड मिनिमम है, मैक्सिमम 20 MB प्रति सेकंड तक जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा कनेक्शन है, दूसरा हमारा कनेक्शन जो है उसे हम बोलते हैं DSL कनेक्शन। DSL कनेक्शन 2 लाइन का उपयोग करता है जिसकी वजह से यह हमेशा ऑन रहता है। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, इसमें हमें
कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, जिस चार्ज की वजह से ये हमें डीएसएल प्रोवाइड होता है। यह कनेक्शन ट्रांजिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन के माध्यम से चलता है। यह लाइन ज़्यादातर घरों, कार्यालय और व्यवसायिक जगहों पे चलते हैं या इंस्टॉल होते हैं। यह वायर्ड कनेक्शन होता है, यानी इसमें हम भी वायर का यूज करते हैं। इसमें आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। डीएसएल एक राउटर का उपयोग करता है, मतलब हम जो राउटर यूज करते हैं वो डीएसएल कनेक्शन यूज करता है। ठीक है, डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी इंटरनेट स्पीड की रेंज पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसकी जो रेंज होती है वो 2 MB प्रति सेकंड से लेके 8 MB प्रति सेकंड तक हो सकता है, मतलब जो हमने अभी केबल कनेक्शन देखा उससे कम है। अगला हमारे पास है फाइबर कनेक्शन। ठीक है, तो फाइबर कनेक्शन जो है वो अन्य इंटरनेट कनेक्शन की अपेक्षा में ज़्यादा तेज होता है। इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन लॉस नहीं होता। यह जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट की स्पीड लगभग 1 गीगाबाइट से लेकर 1 गीगाबाइट प्रति सेकेंड तक सपोर्ट कर सकता है। इसमें आप किसी भी एचडी प्रोग्राम को कुछ भी सेकंड में प्ले कर सकते हैं। यह अपनी हाई स्पीड के साथ फाइबर डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसकी स्पीड लगभग 10 MB प्रति सेकंड से लेके 100 MB प्रति सेकंड तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइबर कनेक्शन होता है। अगला है हमारा सैटेलाइट कनेक्शन। तो आप सभी लोग जो भी नेट यूज कर रहे हो, हम जो यूज कर रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हो मोबाइल में, वो हमारा सैटेलाइट कनेक्शन होता है। सैटेलाइट कनेक्शन की स्पीड कम कम होती है, क्योंकि यह धरती की प्रक्रिया में परिक्रमा जो होता है करके आती है। इसके सिग्नल पहले धरती पर आते हैं, इसके बाद सैटेलाइट पर वापस जाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन स्पीड जो है वो डिले हो जाती है। और इसकी स्पीड जो है 512 केबी से लेकर और 2 MB प्रति सेकंड तक होता है। ठीक है, अगला हमारे पास है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन क्या होता है? तो वायरलेस कनेक्शन एक विदाउट वायर वाला इंटरनेट कनेक्शन होता है। इसमें टेलीफोनिक लाइन या किसी भी तरह के तार का उपयोग नहीं किया जाता है। इस यूजर कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए वर्क करता है। ठीक है, एक्सेस करने का एक कवरेज एरिया होता है जिसके अंतर्गत यह कार्य करता है। हालांकि पहले की अपेक्षा इसकी जो कवरेज है अधिक कर दिया गया है। इसके स्पीड जो है 5 MB प्रति सेकंड से लेके 20 MB प्रति सेकंड तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा वायरलेस कनेक्शन होता है। इसमें किसी भी तरह के वायर की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा जो इंटरनेट है, इंटरनेट जो है मैक्सिमम जिसमें हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसे हम बोलते हैं फाइबर कनेक्शन। फाइबर कनेक्शन ही एक हमारा ऐसा कनेक्शन है जिसमें हम 1 गीगाबाइट, ठीक है, पर सेकेंड हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो है 10 MB प्रति सेकेंड से लेके 100 MB प्रति सेकेंड तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टाइप के कनेक्शन थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है HTTP या फिर WWW। ठीक है, WWW के बारे में छोटा छोटा पढ़ेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो बस हम लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास WWW। तो WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध होता है, जो दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जो हमारा WWW है वो जानकारियों का एक भंडार होता है जो लिंक के रूप में होता है। दरअसल यह एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके कारण संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। www HTML HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पे काम करता है। देखो, HTML हमारा जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTTP होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो हम जो गूगल पे पेज क्रिएट करते हैं या जो हमारे पास पेज होता है, उस पेज को हम लाने के लिए सबसे पहले क्लाइंट द्वारा कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट जो जाता है उसमें हमारा काम करता है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो WWW के साथ कनेक्ट होता है। और वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र जो हमारा होता है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे क्रोम ब्राउज़र, ये सारे।
और वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ से हमारा रिक्वेस्ट आता है। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ही www के साथ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। तो ये था हमारा www, ठीक है। इसमें फंक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब का देखना चाहते हो तो सबसे पहले देखो लिखा गया है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, HTML हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है। यानी हमारे जो पास जो HTML का पेज बना रहता है उसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक प्रदान करता है, जो कि किसी यूजर को वेबसाइट से जुड़े हुए वेब पेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। और हमारा www जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है, यानी हम जो रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्स करेंगे वहाँ पे www वर्क करता है, ठीक है। क्लाइंट के द्वारा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में यूआरएल एड्रेस टाइप किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हैं www का वर्क, ठीक है। अगला हमारे पास आ गया वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है आप सभी को पता है, ब्राउज़र जिसमें हम ब्राउज़र एक ऐसा हमारे पास एप्लीकेशन है जहाँ से हम अपने कह सकते हैं जो चीज़ें सर्च करना चाहते हैं वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। इस समय सबसे ज़्यादा हम लोग क्रोम ब्राउज़र वगैरह का यूज करते हैं। तो वेब ब्राउज़र जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले लिखना है कि वेब ब्राउज़र हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन है। सवाल हमारा ये है कि वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह डिवाइस में इंस्टॉल होकर रहता है। जो डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है तब ये वेब ब्राउज़र काम करता है। अब यहाँ पे वेब ब्राउज़र काफ़ी सारे हैं, आप नाम देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज करते हैं, ओपेरा मिनी का यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज करते हैं, फायरफॉक्स का करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ब्राउज़र हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो www पे मौजूद सामग्री को देखने, खोजने और नेविगेट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपके अनुरोध को उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचाने और सर्वर के रिस्पांस के वापस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंचाने का काम करता है कौन, वेब ब्राउज़र, ठीक है। इसके लिए हमें HTTP की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसका प्रयोग किए जाते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, तो SEO सर्च इंजन जो हमारा होता है वो जैसे गूगल है। तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन में हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं और उसके माध्यम से हम अपना जो भी रिक्वेस्ट देते हैं वो हमें रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक है। तो सर्च इंजन प्रोग्राम एक प्रकार का ऐसा इंजन है, या सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूजर के सवाल को खोजता है, ठीक है। तो सर्च इंजन हमारे जो सवाल होते हैं उस सवाल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट होकर हमारे सवालों का जवाब खोजता है, जिसको कीवर्ड पेज बोला जाता है। और उसके जो संबंध होते हैं, जो जानकारी मिलती है उसको सर्च रिजल्ट पेज पे दिखाता है, जैसे गूगल करता है, ठीक है। तो गूगल हमारे क्या है, SEO है। SEO और काम करता है कि हमारे जो भी वेबसाइट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो सर्च इंजन कौन कौन सा है, गूगल दिया है, गूगल का यूज किया होगा आपने, याहू का किया हुआ होगा, बिंग का किया होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक और काम करता है कि मान लो हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हमने बनाया और नया नया मेरा वेबसाइट है और उसको ट्रैफिक को और अधिक लाना है। तो ट्रैफिक को लाने के लिए हम सर्च इंजन पे काम करते हैं। अगर हमारा सर्च इंजन अच्छा होगा, हम सर्च इंजन पे अच्छा से काम करेंगे तो हमारे ट्रैफिक आने के ज़्यादा चांस होंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारे पास जो सिस्टम है, या जिस यहाँ पे इस साइड देख रहे हो, ये सिस्टम है, मोबाइल है, या फिर हमारे पास डेस्कटॉप है। तो जिस साइड हम ये दिखा रहे हैं ये हमारा क्लाइंट साइड होता है, ठीक है। और बीच में हमारा एक इंटरनेट काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, इंटरनेट काम कर रहा होता है, ठीक है। तो क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है,
रिक्वेस्ट किसको भेजते हैं? तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा जाता है। ठीक है, सर्वर हमारा एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ से दिए हुए क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट सर्वर जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट हमारा हेल्प करता है, हमारा जो सर्वर है उससे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए क्लाइंट को इंटरनेट हेल्प करता है। इंटरनेट की हेल्प से ही ये रिस्पॉन्स करता है, या इसके रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट की हेल्प से ही सर्वर सर्वर तक पहुंचता है। तो हमारा ये क्लाइंट सर्वर काम करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप क्लाइंट सर्वर में इस तरह से दिखा सकते हो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो एक कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसके सर्वर सर्विस को होस्ट करता है और इन सर्विस को क्लाइंट को प्रदान करता है, सर्विसेज को क्लाइंट को प्रदान करता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का एक मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर के द्वारा होस्ट की गई सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और क्लाइंट को सर्विस प्रदान करती है, यानी उसको रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही काम होता है क्लाइंट सर्वर का। अगला क्वेश्चन है आपका साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो आगे हम लोग जानने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। देखो, साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरह की ही एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी होते हैं। इसके द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे किसी भी तरह के डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहें। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी को इसलिए डेवलपमेंट किया गया है कि हमारे पे जो इंटरनेट से रिलेटेड हमारे जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो डेटा चोरी होते हैं उनको हम सिक्योर कर सकें, और जिससे कि किसी भी तरह का डेटा हमारे पास चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइबर प्लस सिक्योरिटी। मतलब है कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है, उसे हम साइबर कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है? अगर आपके पास ये सवाल है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर अंतर्गत एथिकल हैकर की एक बड़ी टीम होती है जो आपको डेटा चोरी होने, डेटा डिलीट होने या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाते हैं। ठीक है, तो जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं, इसके अंदर एक एथिकल हैकर होते हैं। एथिकल हैकर कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक वाइट हैकर होता है, एक ब्लैक हैकर होता है और एक रेड हैकर होता है। ठीक है, तो कई टाइप के हैकर होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर का एथिकल हैकर जो होते हैं उनकी एक टीम होती है जो आपके जो डेटा चोरी होने हैं या डेटा डिलीट होने हैं, उन सारे डिवाइस के नुकसान होने से बचाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बुरे लोग को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अंतर्गत आपके नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम किसी प्रोग्राम और डेटा को सिक्योर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो कहाँ पे हैं, इंटरनेट पे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों से, उस सारे डेटा को बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि हमारे जो निजी डेटा होते हैं जैसे इमेज के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अन्य किसी प्रकार के डेटा हैं जो हमारे कंप्यूटर में रहते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। हमारा ऐसा कोई भी डेटा जिसमें हम सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप की कोई कंपनी है उसके डेटा पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट होता है तो उसे कोई चुरा ना ले या कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए यह ज़रूरी होता है साइबर सिक्योरिटी। नहीं तो कोई भी इस्तेमाल करके उससे पैसा कमा सकता है। अगला सवाल है वेबसाइट क्या होता है? ठीक है, वेबसाइट, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट कई पेजों का संग्रह होता है जहाँ पे वेब पेज को एच टी एम एल यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है,
जिसे किसी ऐसे कंप्यूटर पर संग्रहित या होस्ट किया जाता है जो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा हो, ताकि वेबसाइट को इंटरनेट की सहायता से कभी भी एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वेबसाइट हमारा कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे हम कई सारे पेजों का संग्रह देखते हैं। ठीक है, और ये हमारा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखा गया होता है, और ऐसे कंप्यूटर पर संग्रहित या होस्ट किया जाता है जो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा हो, यानी हम कोई भी चीज़ें सर्च करें हमें तुरंत मिल जाए, ताकि वेबसाइट इंटरनेट की सहायता से कभी भी उसको एक्सेस कर सके। सामान्यतः ऐसे कंप्यूटर को वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है, और वेबसाइट की पहचान के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल करते हैं, और डोमेन नेम वेबसाइट के पते का कार्य करता है। ठीक है, जैसे वेबसाइट पे हम कोई एक फिक्स नाम देते हैं, अगर आप इंडिया के अंदर हो तो हम मान लो RK स्टडी के नाम से बना रहे हैं, तो RK Study 2.0 सॉरी ये .com हो गया तो पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया, यानी www के लिए हो गया। और अगर हम .in बना देते हैं, जैसे RK Study 2.0 ठीक है, तो ये इन का मतलब हो गया ये इंडिया के लिए हो गया। कहने का मतलब है कि हम एक स्पेसिफाइड डोमेन नेम देते हैं। हमारा HTML यानी लेसन नंबर 2 में HTML पढ़ने वाले हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी फर्स्ट लेसन के अंदर भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो HTML हमारा जो है उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेगा, और इसके बेसिक सिंटैक्स वगैरह के बारे में पूछते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कह सकते हो कि तुम्हारा IWT का लेसन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो IWT का मेन चीज़ें हैं। तो HTML बिल्कुल कोई भी मिस नहीं करेगा। सबसे पहले हम लोग HTML के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में HTML बोलते हैं। HTML एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिसकी इस्तेमाल से हम किसी भी वेबसाइट बनाने में यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी वेबसाइट को अगर हमें बनाने हैं या वेब पेज को बनाने हैं तो उसके लिए हम HTML का यूज करते हैं। और अगर उसे रंग रूप देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, जो अगला चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर की अन्य जैसे लैंग्वेज C++, जावा आदि के मुकाबले में बहुत ही इजी होता है। इसका इस्तेमाल करना कोई भी व्यक्ति आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सीख सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और ये जो है ये हमारा C++ जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML का यूज, HTML का यूज हमने बताया कि वेब पेज या वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं। इसको आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आपको दो चीज़, यानी पहला एक साधारण टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड जिसमें HTML के कोड लिखा जाता है, और दूसरा चाहिए एक ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स आदि जैसे हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए जहाँ पे वेबसाइट को पहचान मिलती है, जिससे इंटरनेट पे यूज़र देख सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हमारा अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, होम पेज आप देख सकते हो कि कोई भी क्रोम ब्राउज़र या कुछ भी खोलोगे तो इस तरह से दिखता है। तो ये सब बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, HTML का। वो हमारा एक वेब पेज था। HTML डॉक्यूमेंट, यानी अगला क्वेश्चन जो है वो HTML का जो बेसिक हमारा कंसेप्ट है वो पूछता है कि HTML किस तरह से हम बना सकते हैं, और क्या क्या इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नोट कर लोगे, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स के नाम से पूछे, डॉक्यूमेंट के नाम से पूछे, तो आप इसको ही लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले HTML में हमें किसी भी प्रकार का ओपनिंग टैग की अगर ज़रूरत पड़ती है, ओपनिंग टैग, तो उसके लिए हम ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का हमारे पास जो सिंबल होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो और बीच में हमें लिखना होता है, सबसे पहले स्टार्ट करना होता है HTML से, HTML। ठीक है, ये हमारा कहलाता है ओपनिंग टैग। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग है।
हेड टैग अगला हमारा होता है हेड टैग। हेड टैग भी हमारा एक ओपनिंग टैग है। जब तक ये हमारे पास इसमें इस तरह से यानी लेस देन ग्रेटर देन के जो हमारा सिंबल है, ये जब तक रहेगा तब तक हमारा कहलाएगा ओपनिंग टैग। ये फिर अगला हम लिखते हैं HTML हेड टैग। इसके बाद हम अगला लिखते हैं टाइटल टैग। टाइटल में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं हम दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। और जब भी हमें क्लोज करना होता है, यानी हमें जो हमने ओपनिंग टैग किए हुए हैं उस ओपनिंग टैग को हमें क्लोज करना होता है, तो बीच में हम एक स्लेश का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें ये स्लेश का यूज किया गया है। तो जो ये स्लैश का यूज किया जाता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा टाइटल टैग जो है यहीं पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओपनिंग यहाँ हो गया, यहाँ पे हमने मैसेज पास कर दिए, अब यहाँ पे हम क्लोज कर दिए। अब हमारा जो हेड टैग था वो इस हेड टैग को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो भी प्रोग्राम के अंदर अपने पेज के अंदर दिखाने हैं, उसको दिखाने के लिए हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी टैग के अंदर जैसे ये H1 दिया है, H1 का ओपनिंग टैग है, ये बॉडी टैग का ओपनिंग टैग है। तो H1 में हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, H फॉर हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर हम कुछ हेड देना चाहते हैं, मतलब कुछ हेडिंग देना चाहते हैं अपने पेज पे, तो हम H1 लिखेंगे ओपनिंग टैग। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बीच में जो हमें प्रदर्शित कराने हैं पेज पे, इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला देंगे पैराग्राफ, यानी हम पी टैग का यूज करेंगे। पी टैग हमारा होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो है इस तरह से लिखेंगे, ये ओपनिंग टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है। बाकी बात हम इसमें कुछ डिटेल में लिखते हैं पैराग्राफ, और उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। फिर अगर हमें किसी तरह का बोल्ड टैग देना है, ठीक है, यानी कोई मोटा करना है या फिर कुछ और देना है, ठीक है, तो बोल्ड टैग के लिए हम बी का यूज करते हैं। और ओपनिंग टैग या ये क्लोजिंग टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। बीच में हम मैटर लिखेंगे और इसके बाद क्लोज कर देंगे। अब जो हमने सारे कंटेंट लिखने के बाद, यहाँ पे हम सारा कंटेंट लिखते हैं, सारा कंटेंट लिखने के बाद अब हमारा बॉडी टैग कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फिर भाई कुछ नहीं प्रिंट कराना, तो जो हमारा HTML स्टार्टिंग हुआ था वो लास्ट में हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, HTML बीच में कहीं क्लोज नहीं होना चाहिए, लास्ट में ही क्लोज होगा। ठीक है, और बॉडी टैग में हम जो मैटर दिए रहेंगे उस मैटर को बीच में रखना है, बाकी बात बॉडी टैग स्टार्टिंग होगी और बॉडी टैग एंडिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक जो है HTML डॉक्यूमेंटेशन को बना सकते हैं या बेसिक सिंटैक्स को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम HTML में हेलो वर्ड कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है, हेलो वर्ड HTML कोड कैसे लिखते हैं, एक चीज़ और याद रखना कि आप जब भी HTML में कोई फाइल सेव करना चाहते हो, यानी HTML में जो आपने कोड लिखा है उसको आपको सेव करना है, तो उसके लिए आप .html एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको यूज करना पड़ेगा .html। तो आपसे पूछा जाए कि HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप बताओगे .html। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स सेम वही चीज़ें रहेगी, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो सिर्फ हम अपने हेड वन में हेलो वर्ड लिखेंगे, या और कुछ प्रिंट कराने हैं तो पैराग्राफ में लिखेंगे। तो ये हमारा कोड है जो HTML का बेसिक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो लिखा है डॉट टाइप HTML। डॉट टाइप का मतलब हो गया कि इस समय जो हमारा वर्जन चल रहा है HTML का वो दर्शाता है। तो HTML का वर्जन 5 चल रहा है, तो वर्जन 5 को दर्शाता है, इसलिए इसको लिखते हैं। आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपका कोड रन होगा। इसके बाद हम HTML तो लिखना ही है, फिर हमने बताया थे कि हेड टैग लिखना है। पहला स्टेज में HTML, दूसरा में हेड टैग लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तभी आपको ये आएगा। और ये 100% पूछता है। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमने पहले ही बता दिया आपको। इसके बाद हमें टाइटल में देना है कि हेलो वर्ड प्रिंट कराना है, तो ये हमारे लिए तो प्रिंट होगा नहीं, मतलब ये हमारे एक टाइटल है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर अपना लिखेंगे फर्स्ट हेलो वर्ड, इसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे, फिर हेड टैग को क्लोज कर देंगे, ये हमने बताया था कि टाइटल के बाद क्लोज कर देना है। अब हमें जो मैटर लिखना है, यानी जो हमें प्रिंट कराना है,
जो अपने पेज पे प्रिंट कराने हैं वो हमने लिखे थे, बोले थे कि बॉडी टैग के अंदर लिखना है। तो बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे एक हेड वन बनाएंगे, और हेड वन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, ये हमारे लिए प्रिंट होगा, ठीक है। और पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि दिस इज ए फर्स्ट टेस्टिंग कोड, आई लव HTML, ठीक है। फिर पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, फिर HTML को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये हमारे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे देगा, ठीक है। उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको अगर तीन नाम से पूछा जाए, मैं बता दिया यहाँ पे कि आपको ये तीन नामों से पूछा जाएगा, तो तीनों का आंसर एक ही है। अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट पूछे तब भी आप वही बताओगे, बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML पूछे तब भी वही बताओगे, और HTML सिंटैक्स पूछे तो भी आपको वही बताना है, ठीक है। क्या बताना है एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले डॉक टाइप बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, HTML, हेड टैग, बॉडी टैग, ठीक है। तो ये सारे आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि HTML के डॉक्यूमेंट बताओ, तो भी आपको क्या करना है, वही प्रोग्राम करना है। बेसिक सिंटैक्स पूछे या बेसिक स्ट्रक्चर पूछे HTML का, तो भी वही चीज़ें बतानी है, ठीक है। अगला हमारे पास है कि HTML के टैग और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड टैग क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट हमेशा ओपन टैग में निर्देशित होते हैं और आमतौर पे नाम वैल्यू जोड़े जाते हैं, जैसे नेम इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। या एंड क्वाइटनेस मार्क, यानी जो हमारा इन्वर्टेड कामा होता है उससे बंद किया जाता है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमेशा ओपन टैग में निर्देशित किया जाते हैं। एट्रीब्यूट आपको बनाने हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको उसका नाम देना होगा, ठीक है। टैग का नाम दोगे, फिर यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे HTML एट्रीब्यूट टैग एलिमेंट का अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। HTML एलिमेंट का एक संशोधक होता है। हर एक एलिमेंट या टैग के एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो एलिमेंट के व्यवहार पर निर्धारित करते हैं। HTML एट्रीब्यूट हमेशा शुरुआत टैग से लागू होता है और क्वाइट से बंद हो जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट हमेशा उसके नाम और वैल्यू से जोड़ा होना चाहिए, यानी कोई हम एक नाम देंगे, ठीक है। नाम देने के बाद इसके बाद फिर हम अपनी कोई वैल्यू देंगे, तो हमारा एक एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट का सिंटैक्स लिखना चाहते हो तो कुछ आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे आपको नाम देने पड़ेंगे एट्रीब्यूट का, ठीक है। नाम देने के बाद सॉरी इक्वल लिखोगे और यहाँ पे अपना एक वैल्यू दोगे। वैल्यू किस में, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद इसको आप क्लोज करोगे, ठीक है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस तरह से भी आप दिखा सकते हो सिंटैक्स ऑफ एट्रीब्यूट के। एट्रीब्यूट एग्जाम्पल एक्सप्लेशन एक्सप्लेशन ठीक है, एक्सप्लेनेशन। तो हमारा एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट HTML टैग के 4 सेट हैं जो हर HTML फाइल के लिए मूल संरचना बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब हम जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं अपने HTML में, तो उसके 4 मूल संरचना है। पहला कि HTML टैग होना चाहिए, ये हमारा शुरुआती है। फिर हेड टैग होना चाहिए, ये भी हमारा स्टार्टिंग के बाद है। इसके बाद एक टाइटल होना चाहिए, और एक हमारे पास बॉडी टैग होना चाहिए। अब ये चारों के बाद ही हम अपना प्रोग्राम को प्रिंट आउट या डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूल संरचना बोला जाता है। HTML कोर एट्रीब्यूट, HTML के कोर एट्रीब्यूट की बात करें तो हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट, ID एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट, ये 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम में देखोगे तो कोई अगर हमें टाइटल वगैरह देना होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम देखो, इस प्रोग्राम में हमारा सबसे पहले क्या दिया है, इस प्रोग्राम में हमारा डॉक टाइप HTML दिया गया है। इसके बारे में हमने बता दिया कि वर्जन 5 को दर्शाता है। फिर यहाँ पे HTML का टैग है, हेड टैग है, फिर हमारे पास टाइटल टैग है। HTML एट्रीब्यूट के बारे में यहाँ पे हमें जानने हैं। फिर यहाँ पे हम हेड टैग को क्लोज कर दिए हैं। अब जो हमें चीज़ें प्रिंट कराने हैं वहाँ पे हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर अलाइन कर रहे हैं किसको, दिस इज ए माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद फिर आई एम ट्राइंग वेरी मच वेल, आई एम लर्निंग HTML इन हिंदी। तो हमारे लिए यहाँ पे आउटपुट कौन सा प्रिंट हो जाएगा, दिस इज ए माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर ये सब में हम जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं ये हमारे लिए सब प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे अलाइन किया गया है लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में हमारा पैराग्राफ प्रिंट हुआ है। फिर सेंटर में बोला गया है तो बीच में ये प्रिंट है, ठीक है। यानी ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, इसके बीच में यहाँ पे प्रिंट हुआ है। उसके बाद राइट बोल दिया है तो यहाँ पे आई एम लर्निंग HTML इन हिंदी, ये हमारा लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में प्रिंट हो गया है। तो लेफ्ट ये सेंटर पे है और ये हमारा राइट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एट्रीब्यूट्स का यूज करके और प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो टाइटल के बारे में आपको पता ही है कि इसमें अपना एक टाइटल देते हैं, ठीक है। टाइटल दिया जाता है और टाइटल कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि टाइटल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HTML टाइटल इन हिंदी, ठीक है। तो इसमें आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो। पैराग्राफ के अंदर भी टाइटल दिखाया गया है कि टाइटल किस तरह से आप दे सकते हो। तो अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई टाइटल देना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। स्टाइल, अगर आप कोई स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है, अपने पेज पे कोई स्टाइल देना चाहते हो तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करोगे। इसमें आपको div स्टाइल, फिर हाइट, फिर पिक्चर विड्थ बताना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। और किस स्टाइल में किस फ्रंट साइज में रखने हैं तो वो आपके लिए यहाँ पे आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या था, ब्लैक था, वेलकम टू आवर वेबसाइट, दिस इज ए सिंपल पैराग्राफ, ये ग्रीन में होना चाहिए, दिस इज ए पैराग्राफ विदाउट स्टाइल। तो इस तरह से हमारे पास तीनों का तीनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वेलकम टू आवर जो भी लिखा था उसमें क्या क्या था, तो इसमें देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक था तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक मिला, ठीक है। हाइट इतना ही था और विड्थ 100% था, ठीक है। उसी तरह से हमारा फ्रंट साइज कितना था, वो सारी चीज़ें इसमें प्रिंट हो जाएंगे। तब स्टाइल के अंदर हम स्टाइल देते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर तीन टाइप से आपको देखने को मिलते हैं, इनलाइन स्टाइल, स्टाइल एक्सटर्नल स्टाइल और एम्बेडेड स्टाइल, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक क्लास एट्रीब्यूट होता है। क्लास एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट से अधिक जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टाइल या फॉर्मेटिंग देने के लिए इसका उपयोग CSS में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें एक से अधिक क्लास वैल्यू के लिए स्पेस देके अलग करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो है CSS, ठीक है। ये आपका लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 में आपका है CSS। CSS क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका उपयोग मार्कअप भाषा जैसे HTML XML में लिखे गए डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र में कैसे प्रदर्शन करना है उसे वर्णन करता है। जैसे टेक्स्ट फ्रंट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का रंग, पृष्ठ का लेआउट और उसके अलग अलग उपकरणों वेब पेज कैसे प्रदर्शित करना है वो CSS के अंदर डिफाइन किया जाता है। मतलब हम HTML की हेल्प से एक पेज क्रिएट कर दिए, ठीक है, एक पेज बना दिए। अब उस पेज में हमें किस तरह का टेक्स्ट का रंग चाहिए, किस तरह का फ्रंट चाहिए, किस तरह का पृष्ठ लेआउट चाहिए, किस तरह का हमें उसमें नाम का कलर चाहिए, वेब ब्राउज़र कैसे दिखना चाहिए, वेब पेज कैसे दिखने चाहिए, वेब पेज में कैसे हम अट्रैक्शन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें CSS के अंदर देखने को मिलता है, जो हम किसी
HTML या XML से लिखे गए डॉक्यूमेंट या कोड पे ही हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML एलिमेंट को स्क्रीन या अन्य मीडिया में कैसे प्रदर्शित करना है, ये निर्देशित करता है CSS। CSS एक साथ कई वेब पेज के लेआउट को नियंत्रित कर सकता है। HTML डॉक्यूमेंट में बाहरी स्टाइल शीट को CSS फाइल से संग्रहित किया जाता है। CSS बहुत सारे डिजाइनिंग के काम को बचाता है। CSS भाषा को सीखना और समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये था CSS। आई होप कि आप CSS को समझे होंगे। CSS हमारा 3 टाइप से है, याद रख लेना। पहला हमारा होता है इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS। ठीक है, तो पहला इंटरनल, दूसरा इनलाइन CSS और तीसरा हमारा जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो 3 टाइप के CSS होते हैं। CSS के बारे में हमने आपसे बात ही कर ली कि CSS क्या होते हैं। तो यहाँ नीचे दिए गए CSS के कोड को कॉपी करें और HTML एडिटर में पेस्ट करके फाइल .html एक्सटेंशन के साथ सेव करें और ब्राउज़र पे ओपन करें और देखें कि हमारा CSS में क्या चीज़ें चेंज हो रहा है। अब देखो, एक कोड देखो और इस कोड में समझो कि हमारा किस तरह से हम कौन सी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कि HTML का हमारे पास ओपनिंग टैग है, हेड टैग है, स्टाइल टैग लगा गया। अब हमें कुछ चीज़ें चेंज करने हैं अपने पेज के ऊपर, तो हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सारी चीज़ें लिख रहे हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम देख सकते हो बैकग्राउंड जो कलर होना चाहिए, यानी जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर होने चाहिए लाइट पिंक। कैसा होना चाहिए? लाइट पिंक। तो हमारा बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक होगा। अब हेड वन के अंदर यानी जो हमारे पास हेडिंग रहेगी उसमें हमारा कलर जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए और जो हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे वो सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम टेक्स्ट लाइन को कर दिए, वो सेंटर पे होगा और लाइट पिंक होगा, वाइट होगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा पैराग्राफ है, उसमें हमारा फ्रंट फैमिली जो होगा वो वर्धना कलर का होगा और फ्रंट साइज होगा वो 20 पिक्सल का होगा। ठीक है, और हम जो हेड वन में लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं दिस इज अ माई फर्स्ट एग्जाम्पल, और दूसरा लिख रहे हैं दिस इज अ पैराग्राफ। तो इसी पे ये काम करने वाला है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि हमारा पेज कैसे दिखने वाला है। तो हमारा पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ माई फर्स्ट CSS जो वाइट कलर का है, दिस इज अ पैराग्राफ जो ब्लैक कलर का, और पीछे का जो है वो लाइट पिंक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले कि हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट पिंक होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट पिंक है, देख लो लाइट पिंक है कि नहीं। लाइट पिंक है ना, ये हमारे पास पिंक है और पिंक कैसा है, ये लाइट पिंक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो हेड वन होगा, यानी हेड वन में हमारा जो दिस इज माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल लिखा है ये वाइट कलर का होगा और सेंटर पे होगा। तो वाइट कलर का है और ये बीच में है। ठीक है, वाइट कलर का है ना और ये दोनों के बीच में है। फिर अब हमारा पैराग्राफ में है दिस इज अ पैराग्राफ टेस्ट। पैराग्राफ में भी इतना लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ टेस्ट। तो पैराग्राफ टेस्ट जो है वर्धना, फ्रंट जो साइड होगा वो वर्धना कलर का होगा और हमारा जो फ्रंट साइज है वो 20 पिक्सल का है। ठीक है, तो इतना छोटा है इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि CSS में हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा कलर देना चाहते हैं, जहाँ भी इसे फिक्स करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं अपने पेज को और अच्छे से अच्छे पेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास है CSS के सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स क्या होते हैं वो समझते हैं। सिंटैक्स एक नियम है जो किसी भाषा की संरचना को परिभाषित करता है। नियमों के बिना हमारा फंक्शनल कोड लिखना असंभव है, इसलिए प्रोग्राम कोड को सिंटैक्स के अनुसार लिखा जाता है जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। तो सिंटैक्स हमारा काम क्या करता है कि जो हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उससे पहले हम अपने कोड को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें और उसी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हो तो उससे में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ CSS कुछ इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ को दिखाया गया है। ठीक है, अब पैराग्राफ में हमें क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं, तो कलर, अगर हम कलर रेड देना चाहते हैं तो रेड। टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं, अब टेक्स्ट अलाइन में हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, जैसे अगर हम सेंटर पे रखना चाहते हैं तो सेंटर, लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट,
और राइट में रखना चाहते हैं तो राइट। ठीक है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर देना चाहते हैं जो वो देंगे, जैसे अगर रेड देना चाहते हो रेड, ब्लू देना चाहते हैं तो ब्लू, और आप अगर वाइट देना चाहते हो तो वाइट। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ के अंदर किस तरह से क्या देना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेलेक्टर कहलाता है, यानी जो हमारा पैराग्राफ दिया जाता है वो सेलेक्टर होता है जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं। डिक्लेरेशन ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन है, और कलर को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, यानी हम क्या चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हमारा रेड, ब्लू, वाइट या जो कलर हम देना चाहते हैं वो हमारा है वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हमारा टेक्स्ट लाइन के अंदर ये है प्रॉपर्टी, और ये है हमारा वैल्यू। ठीक है, अगर आप सिंटेक्स और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो तो इस तरह से लिख दो, पी फॉर पैराग्राफ। इसके बाद यहाँ पे अपना कलर लिखो, और कलर में आप कुछ भी दे सकते हो, हमने बताया है यहाँ पे रेड दिया हुआ है तो रेड लिख दो। इसके बाद आपको टेक्स्ट अलाइन करना है, और टेक्स्ट अलाइन करने का मतलब है कि आप कहाँ पे अपना पैराग्राफ को रखना चाहते हो, क्या सेंटर पे रखना चाहते हो, क्या उसे लेफ्ट में रखना चाहते हो या राइट में रखना चाहते हो, डिपेंड ऑन योर। ठीक है, यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चीज़ों को कैसे रखना चाहते हो। ठीक है, बाकी बात कोई भी चीज़ें इसमें है नहीं, सीएसएस में हम बस वही चीज़ें करते हैं जो हमने बता दी है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे एक सवाल बनता है, जो सीएसएस के तीन टाइप थे, टाइप ऑफ सीएसएस में इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो इन सीएसएस के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इंटरनल सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या है। HTML डॉक्यूमेंट में CSS लागू करने के लिए इंटरनल या एम्बेडेड CSS का इंस्टॉल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में, यानी HTML जो हम पेज बना रहे हैं उसमें CSS लागू करने के लिए आप इंटरनल CSS का उपयोग कर सकते हो। किसी HTML वेब पेज में इंटरनल सीएसएस जोड़ने के लिए HTML हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग से CSS प्रॉपर्टी सेट किया जाता है। इसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम CSS या इंटरनल CSS। मतलब आपको सबसे पहले HTML बनाना पड़ेगा, HTML का टैग, फिर हेड टैग बनाना पड़ेगा, और हेड टैग के बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टाइल टैग बनाना पड़ेगा। स्टाइल टैग के बाद ही अपना जो प्रोग्राम है उसको लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल सीएसएस दिया हुआ है। इंटरनल सीएसएस के अंदर इस सबसे पहले हेड टैग दिया हुआ है, क्योंकि एचटीएमएल और वो तो सब सेम है, तो हेड टैग दिया हुआ है। हेड टैग के अंदर ही अपना स्टाइल टैग को दिया हुआ है, स्टाइल टाइप दिया है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किस टाइप को देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सीएसएस करना है। फिर हेड वन के अंदर आपको कलर देना है, कलर में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे आपने रेड दिया तो रेड हो जाएगा। ठीक है, और कितने पिक्सल का आप रखना चाहते हो हेड वन को, वो ये सारी चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल सीएसएस होता है। इंटरनल सीएसएस में इतना याद रख लेना है कि आपको सबसे पहले हेड टैग जो है उसके अंदर ही अपने स्टाइल टैग को देना है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस कहलाता है। दूसरा जो होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस इस प्रकार के सीएसएस को HTML एलिमेंट के अंदर ही उपयोग किया जाता है। यानी इनलाइन सीएसएस जो है, इनलाइन स्टाइल के लिए आपको अलग से कोई फाइल क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। HTML डॉक्यूमेंट में इनलाइन सीएसएस को कैसे HTML टैग के अंदर कर सकते हो, यहाँ पे देखो। हम सबसे पहले यहाँ पे HTML लिखेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे बॉडी टैग लिखेंगे। इसके बाद हेड वन के अंदर अपना स्टाइल टैग देंगे, जैसे हमें कलर देना है तो ब्लू दे दिया, टेक्स्ट अलाइन करने हैं तो सेंटर पे दे दिया। ठीक है, जैसे कि हाउ टू यूज इनलाइन सीएसएस हेड वन के अंदर ही दे दिए। तो हमें जो भी अपना इनलाइन सीएसएस में जो चीज़ें प्रिंट कराने हैं वो हम हेड वन के अंदर ही सारी चीज़ को अलाइन करेंगे, ये अलग से हमें देने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ में भी हम स्टाइल लिखेंगे, कलर लिखेंगे, कलर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना यहाँ पे पैराग्राफ लिख देंगे और इसे क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस प्रिंट हो जाएगा। अगला है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस जो है, डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल सीएसएस जोड़ने के लिए आपको अलग से एक डॉट सीएसएस का फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, HTML फाइल के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक CSS डॉट CSS का एक फाइल क्रिएट करेंगे और HTML के साथ पहले उसे कनेक्ट करेंगे।
एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हम एक एचटीएमएल का ओपनिंग टैग हेड टैग लिखते हैं और हमें लिंक को उसको क्लोज कर मतलब लिंक के साथ उसे कनेक्ट करना होता है। ठीक है, वो लिंक हमारा किसी भी तरह का फाइल हो सकता है। तो ये हमारा इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस है। सीएसएस के काफ़ी सारे फायदे भी हैं। सीएसएस की हेल्प से हम वेब पेज को आकर्षक लुक दे सकते हैं। सीएसएस के समय की बचत होती है। एक्सटर्नल स्टाइल सीएसएस का प्रयोग करके हम अपने एक वेब पेज में सीएसएस का इस्तेमाल मल्टीपल वेब पेज में इस अप्लाई कर सकते हैं। हम रोज हर पेज पे नई सीएसएस कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि आप अगर एक पेज बना रहे हो, अगर उस एक पेज से लिंक देकर किसी दूसरे पेज में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगला है सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर किसी वेब पेज में सीएसएस प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए सीएसएस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आपको हेड वन टैग का स्टाइल करना है तो सेलेक्टर का उपयोग करके हेड वन टैग को क्या करना होगा, रंग साइज आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सीएसएस सेलेक्टर के अंदर आपको एक हेड वन टैग बनाने पड़ेंगे और उस हेड वन टैग के अंदर आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे करना है, कलर कौन से देने हैं। एक हेड वन स्टाइल टैग के अंदर एक हेड वन टैग बनाने पड़ेंगे। अगर आप पैराग्राफ में चेंज करना चाहते हो तो एक पैराग्राफ में भी बताना पड़ेगा, और अगर और हेड वन टू कुछ भी है तो उसको पहले बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको अलग से ये जो है हेड वन पैराग्राफ और टू, ये हेड टू जो है बॉडी टैग के अंदर लिखने पड़ेंगे। और हमें कोई चीज़ स्टाइल चेंज करने हैं, उसको सेलेक्टर करने हैं, तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग के अंदर ये मैटर पूरा लिखना पड़ेगा। एक ही में दोनों चीज़ नहीं कर सकते जो एक्सटर्नल में आप कर रहे थे। ठीक है, तो ये है सेलेक्टर। अगला हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ लेसन है, लेसन नंबर फोर्थ। लेसन नंबर फोर्थ है हमारा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हमारा चैप्टर है, जावा स्क्रिप्ट से पूछा भी जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट हमारा है, जैसे कि अगर मान लो हमें हमने पेज भी बना लिए, एक हमने पेज भी बना लिए और इसको अट्रैक्टिव भी बना लिए, मतलब हमने एक कलर भी दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें कोई एक लाइन मिलता है या फिर कोई एक ऐसा पॉपअप मिलता है जो हमें फिक्स करना होता है कि ये बटन यहीं पे होना चाहिए, ये बटन यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। कुछ ऐसे करके हमें चीज़ें मिलती है, तो वो जो फिक्स करता है, वो फिक्स करता है कौन, फिक्स करता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, कौन करता है, जावा स्क्रिप्ट करता है। तो थोड़ा हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट को संक्षेप में हम लोग जेएस बोलते हैं, यानी जावा स्क्रिप्ट। यह एक जो है टेक्स्ट आधारित स्क्रिप्टिंग और वेब की दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह किसी भी वेब पेज में जटिल विशेषता लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। मूल रूप से जावा स्क्रिप्ट जावा प्रोग्रामिंग भाषा में प्रभावित है, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रभावित है। इसका सिंटेक्स सी लैंग्वेज के समान होता है। ठीक है, माइक्रो सिस्टम द्वारा इसको विकसित किया गया है। वेबसाइट को गतिशील और इंटरेक्टिव बनाने के लिए नेस्टस्केप द्वारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को विकसित किया गया है। तो हम अपना जो वेबसाइट बनाए हैं उस वेबसाइट को फास्ट काम करने के लिए और उसे भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वर्तमान में लगभग हर आधुनिक वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट सफारी, ठीक है, ओपेरा मिनी आदि चीज़ों पे चला सकते हैं आप। एक पेशेवर वेब डेवलपर इंटरैक्टिव और गतिशील वेबसाइट बनाने के लिए हर दिन जावास्क्रिप्ट का उपयोग करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास लैंग्वेज है। ठीक है, इससे हम जो भी पेज बना रहे हैं उस पेज को और बेहतरीन तरीके से फास्ट चलाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
जावास्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल से सेव करें। अगर आपका कोई फाइल है तो आप उसको जावास्क्रिप्ट डॉट एच टी एम एल के साथ सेव करोगे। इसमें आप सबसे पहले एच टी एम एल बनाओगे, ओपनिंग टैग, फिर बॉडी टैग का, फिर स्क्रिप्ट टाइप दोगे यहाँ पे टेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट में आपको जो यहाँ पे राइट करना है वो यहाँ पे राइट करेंगे, स्क्रिप्ट बॉडी टैग फिर एच टी एम एल। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है। हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ना ज़रूरी है, तो सबसे पहले कि HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज को सामग्री को परिभाषित करने के लिए HTML मार्कअप भाषा की आवश्यकता होती है। CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट HTML डॉक्यूमेंट पेज लेआउट को वर्णन करने के लिए CSS लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर उपयोग किया जाता है, जो कि आपको वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। स्पीड। सबसे पहला हमारा फायदा दिया है स्पीड का, यानी जावास्क्रिप्ट एक लाइटवेट और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, इसलिए यह क्लाइंट साइड ब्राउजर में तुरंत रन हो जाता है, तो इसकी स्पीड जो है काफ़ी अच्छी है। लोकप्रियता। जावास्क्रिप्ट वेब हर जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत ही सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए कोई भी आसानी से इसे सीख सकता है, तो ये इसके एडवांटेज है। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल्स कोड एडिटर की बात करें तो आप VS कोड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। और जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर आप लोग पढ़ लेना कि क्या क्या इसके फीचर हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट जो हमारा है, जावा जावास्क्रिप्ट एक महत्वपूर्ण विशेषता स्क्रिप्ट के भीतर नए कार्य को बनाने में समझ करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आसानी से समझ और सीखा जा सकता है। जावास्क्रिप्ट एक लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C प्लस प्लस जावा जैसे मजबूत संचालन नहीं करती है। जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, संभावित रूप से पास करने के लिए तेज होता है। यह उपयोगकर्ता को ब्राउज़र पे अधिक नियंत्रित कर देता है। साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट जो है एक इंटरप्रेटेड बेस्ड स्क्रिप्टिंग भाषा है, इसके लिए अलग सी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माने इसमें जो कोड लिखा होगा वो लाइन बाय लाइन चेक होगा। दूसरा, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें A=10 दे दिए और स्मॉल A=10 दे दिए तो इसका दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। राइट, तो ये सारे इनके फीचर हैं। ठीक है, काफ़ी सारे इनके फीचर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप एंड ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप के बारे में पूछेगा कि डेटा टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप के बारे में जानते हैं, इसके बाद फिर हम आगे ऑपरेटर वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप मिलेंगे आपको। एक डेटा टाइप जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। हमारे पास ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जैसे कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप हमने दो टाइप की पढ़े, एक हमारे पास प्रिमिटिव और दूसरा हमारे पास कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, जिसमें हमारा पहला स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, यानी करेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। दूसरा हमारे पास है नंबर। ठीक है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 100, यानी इसे हम इंटीजर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये भी इंटीजर डेटा टाइप हो गया। तीसरा हमारे पास है बूलियन। बूलियन वैल्यू फाल्स है या ट्रू है, इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी बूलियन वैल्यू में हमारे पास दो टाइप की चीज़ें आती है, एक ट्रू आता है, एक फाल्स आता है। यानी हमारे वैल्यू को अगर बताना है कि ये ट्रू है या फाल्स है, तो उसके लिए हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और नल का मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू न होनी
यानी जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए नल डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें, अब हमारा दूसरा आ गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो इसमें हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होता है कि यह उदाहरण रिप्रेजेंट करता है जिसके माध्यम से हम मेंबर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एरे, किसी ग्रुप के सिमिलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एरे का यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों को अगर आपको एक ही डेटा टाइप में स्टोर करने स्टोर करना है तो उसके लिए आप एरे डेटा टाइप का यूज करोगे। इसी तरह से हमारा रेग्रेशन एक्सप्रेशन है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेग्रेशन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है कि व्हाट आर अ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? सबसे पहले कि ऑपरेटर समझो होता क्या है। तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होते हैं, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑपरेटर हमारे पास कई टाइप के हैं, ठीक है, जिसका नाम अभी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो ऑपरेटर हैं कितने टाइप के हैं। तो पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और बीटवाइज ऑपरेटर। इतने टाइप के हमारे पास ऑपरेटर है, इसमें 4-5 आपको याद रख लेने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कम से कम आपको 4 तो ऑपरेटर याद ही रख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर हम ऐसे ऑपरेटर की बात करते हैं जिसमें हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करना हो तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसमें हमारा नाम देख सकते हो। ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेड मॉडलो ये सारी चीज़ें हमें अगर करने होते हैं तो इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? तो इस ऑपरेटर का उपयोग हम इस तब करते हैं जब हमें किसी एक वैल्यू को असाइन करना होता है, यानी किसी वेरिएबल का या वैल्यू को असाइन करना होता है, तो उसके लिए हम इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि इक्वल, इक्वल का मतलब है कि एक वैल्यू है a = 7, ठीक है। प्लस इक्वल यानी एक वैल्यू को, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में हमें क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। नाम ऑपरेटर का देख लो, इक्वल हो गया, प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, डिवाइड इक्वल हो गया, मॉडलो इक्वल हो गया, ठीक है। इन सारे का हम करते हैं उपयोग असाइनमेंट। अगला है हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है वो प्लस ऑपरेटर का उपयोग आप दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कर सकते हो। यानी हमारे पास दो नाम है, जैसे टेक्स्ट 1 में आपका नाम कुछ और है और टेक्स्ट 2 में कुछ और है, और इन दोनों को जोड़ के टेक्स्ट 3 बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। अगला हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर वो होते हैं जहाँ पे हम अपने ऑपरेटर का उपयोग करके रिटर्न वैल्यू ट्रू या फॉल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमें कुछ कहा कि हमारे पास x = 5 था और y = 3 था, ठीक है। जैसे x हमें बड़ा दिया है 6 से, और एंड ये क्वेश्चन है हमारा, और एंड दिया है हमारा y का जो वैल्यू है वो है, और y 5 यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और एंड हमारे पास y की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा जो है ये सही है कि नहीं है, तो ट्रू है तो इसके लिए ट्रू हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे परफॉर्मेंस करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगला हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? जब दो वैल्यू को हमें कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बराबर है, ठीक है, जैसे 10 दिया हुआ है, तो हम इसको कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे x == y, ठीक है। तो ऐसे हम एक डबल इक्वल, ठीक है, या फिर हमें कंपेयर करना है कि इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इन सारे सिंबल का हम यूज तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना होता है, यानी कंपेयर करना होता है। अगला है हमारे पास बीट वाइज बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड, और
एक्सॉर, ठीक है, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इन सारे ऑपरेटर का हम यूज करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे थे ऑपरेटर जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ये सारे पीडीएफ लेकर और आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है लूप। ठीक है, तो लूप में स्टेटमेंट क्या होते हैं, मतलब इसमें इफ स्टेटमेंट यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि कैटेगरी के कंट्रोल स्टेटमेंट में प्रोग्राम को स्टेटमेंट को किस तरह से हमें एग्जीक्यूट कराने हैं। इसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस, इन चारों स्टेटमेंट का यूज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट करते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट में दिया हुआ जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये हमारा इफ स्टेटमेंट होता है। ये इसकी सारी वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बट आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट में दिया हुआ जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। देखो कंडीशन में क्या है कि हमारी कंडीशन दिया हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारा जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा होगा ये स्टेटमेंट हमारे लिए प्रिंट होगा, दिस विल बी डिस्प्ले। तो देखेंगे कि ये बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो कि ये बड़ा है। ठीक है, 10 तो हर समय बड़ा रहता है 3 से, यानी ये करेक्ट है, तो हमारे लिए ये प्रिंट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ स्टेटमेंट में कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रैकेट में दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होता है तो कंडीशन कंट्रोल से बाहर चला जाता है, यानी कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होता। दूसरा हमारा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट की तरह ही, मतलब इफ इल्स स्टेटमेंट जो होता है इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, बस इसमें इल्स वाला भाग जो है उसको जोड़ दिया गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ वाले कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे लिए स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन लेट सपोज दैट फॉल्स हो गया तो इल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसमें फ़र्क होता है। अगला हमारे पास है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि इफ कंडीशन में दूसरी इफ कंडीशन को डाल दें और इस तरह के स्ट्रक्चर को बना दे, तो वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। जैसे कि इफ कंडीशन हमने दिया और फिर एक हमारे पास कंडीशन आ गया, फिर हमने एक इफ कंडीशन दिया, तो एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अगला हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इफ स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें आप एक बार एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हो। स्विच केस में केस को डिफाइन किया जाता है। केस में अगर कोई भी चॉइस हमारे पास आता है, उस चॉइस में उसको फिलअप हो जाता है तो केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। चॉइस जो है वेरिएबल के जिस केस पे मैच करता है वही केस एग्जीक्यूट होता है। कैसे समझोगे, यहाँ पे देखो हमारा पास दिया गया है डे 2। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल बनाया गया है जो डे दिया गया है 2। ठीक है, पासिंग चॉइस द एग्जीक्यूट डिस्क्राइब केस, केस हमारा इस पे डे है, जहाँ पे हमारा 2 डे हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे केस 1 पे चेक करेगा, अगर ये हमारे पास डॉक्यूमेंट राइट होगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ब्रेक लग जाएगी। और केस 2 पे अगर ये कंप्लीट होता है तो हमारे लिए ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो केस पे ये कैच करेगा उसी पे जाके वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आती है लूपिंग। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग हमारा जो है लूप एक प्रकार का ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हम किसी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज कराते हैं करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कोई गाना सुनते हैं और गाना सुनते सुनते हमको वो पसंद आ जाता है, वो गाना बार बार सुनना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
लूप स्टेटमेंट में सबसे पहला हमारा आता है वाइल लूप। वाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है? इसमें सबसे पहले एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप स्टेटमेंट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाता है। मतलब कि अगर हमारा जैसे दिया गया कि एग्जाम्पल में कि नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए और मैक्सिमम 5 तक जाना चाहिए, अगर ऐसा हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ 0 और जाना चाहिए कहाँ तक, 5 तक जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होगा। अगर 0 से स्टार्ट होगा वो 4 तक प्रिंट होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन तब तक जब तक होगा तब तक ये प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप से बाहर चला जाएगा, यानी उसके बाद नहीं प्रिंट होगा। डू व्हाइल लूप क्या कहता है? डू व्हाइल लूप में हमें ये कहता है कि सबसे पहले यानी जो फर्स्ट टाइम होगा बिना कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट होगा। यानी डू का पार्ट जो है बिना कंडीशन चेक किए हमारा एक बार लूप चलेगा ही चलेगा। इसके बाद हमारा वाइल लूप कंडीशन बाद में हर बार कंडीशन चेक करता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा डू ब्लॉक के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं। इसको देखो कैसे समझोगे। सबसे पहले कि हमारे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में ये बताया गया कि सबसे पहले आपका डू का जो स्टेटमेंट होगा, यानी डू वाला स्टेटमेंट ये आपके लिए पहले प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा वाइल का जो स्टेटमेंट है ये चेक होगा। ठीक है, और ये कंडीशन अगर ट्रू आ रही है, जब तक हमारे पास ट्रू आ रही है तब तक ये एग्जीक्यूट चलता रहेगा। अगर जैसे ये फॉल्स हो जाता है हमारा जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, यानी हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। अगला है हमारे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? तो सभी लूप में फॉर लूप सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला लूप है। इसमें आप सिंगल लाइन में ही पूरे लूप को डिफाइन कर सकते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है, और हमें क्या क्या प्रिंट कराने हैं और कितना इंक्रीमेंट करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें फॉर लूप के अंदर देखने को मिलता है। फॉर लूप में आई से यानी 0 से स्टार्ट हुई, जब तक कंडीशन चलेगा तब तक कंडीशन वो एक एक इंक्रीमेंट करके बढ़ाता रहेगा और हमारे लिए प्रिंट होता रहेगा। ये हमारा फॉर लूप होता है। ठीक है, ये था लूपिंग। ठीक है, एंड अगला हमारे पास है जे क्यूरी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जे क्यूरी क्या होते हैं। ठीक, तो जे क्यूरी में सबसे पहले दिया गया है कि एडिंग जे क्यूरी इन और पेज। वेब पेज में अपना हम जो जे क्यूरी है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का दो तरीका दिया गया है: डाउनलोड जे क्यूरी लाइब्रेरी, इंक्लूड जे क्यूरी फ्रॉम CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो ये दो तरीका है जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। इंट्रोडक्शन टू jQuery सेलेक्टर। jQuery जो है, jQuery सेलेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ज़रिए एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टर के ज़रिए आप जैसे ही किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, jQuery सेलेक्टर उससे सर्च करना या स्टार्ट कर देता है। फिर चाहे वो HTML एलिमेंट, कोई आईडी, क्लास नेम, एट्रीब्यूट या कोई वैल्यू हो, उसको भी सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपसे जे क्यूरी के बारे में पूछा जाएगा कि जे क्यूरी क्या होते हैं। इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डीप आई थिंक नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जे क्यूरी पूछेगा कि जे क्यूरी क्या होगा। इसके बाद फिर बूट स्ट्रैप के बारे में पूछेगा कि बूट स्ट्रैप क्या है। थोड़ा सा हम बूट स्ट्रैप के बारे में पढ़ देते हैं। बूट स्ट्रैप जो है एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप जो है एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है, जिसका उपयोग जो है रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बूटस्ट्रैप एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाया गया होता है, यानी तीनों से मिला के बनाया गया होता है, जिसका उपयोग जो है रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। बूटस्ट्रैप को ट्विटर कंपनी के एम्प्लॉय जो है मार्क ओथो, जैकब टॉर्नटन टॉर्न ने अपनी एक टीम के साथ मिलकर बना था। ठीक है, मार्क ओथो का नाम याद रख लेना। शुरुआत में इन्होंने ट्विटर ब्लूप्रिंट नाम दिया था क्योंकि वे इसे ट्विटर के लिए इंटरनल टूल की तरह उपयोग करना चाहते थे। लेकिन बाद में इन्होंने 19 अगस्त 2011 में एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में गिटहब पर बूटस्ट्रैप के नाम से रिलीज कर दिया
ताकि दूसरे लोग भी इसका यूज कर सकें। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप को हम इसलिए यूज करते हैं कि अपना जो भी हमारे पास वेबसाइट है या जो मोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें बनाते हैं उसको फ्रेंडली हम काम कर सकें। जब कोई वेब डिजाइनर बूटस्ट्रैप से वेबसाइट डिजाइन करता है तो उसे बहुत ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में पहले से ही कई सारे कोड दिए गए होते हैं जिन्हें एचटीएमएल पेज पर से क्या करना होता है, रीयूज करना होता है। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप पहले से बना हुआ होता है, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप के बारे में आपको पढ़ने हैं। इसके बाद लास्ट में हमारा जो चैप्टर है वो है एक्सएमएल एंड जेएसएन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सएमएल के बारे में जानते हैं, फिर जेएसएन के बारे में जानेंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने बताया है कि लास्ट में जो चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है उसी नाम से क्वेश्चन पूछता है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछता है, तो वो 100% याद रख लेना। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल जो है एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज है जो इस डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए किया जाता है। यानी जो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, इस तरह के डेटा जो है उनको स्टोर करना और ऑर्गेनाइजेशन करना, यानी उसे व्यवस्थित करने, इन सारी चीज़ों करने के लिए एक्सएमएल का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन इसका उपयोग वेब पेज में डेटा को डिस्प्ले कराना होता है, यानी हम पेज बनाने के लिए क्रिएट करते हैं। लेकिन XML जो होता है इसका हम उपयोग तब करते हैं जब हमारा डेटा को स्टोर करना हो या उसे व्यवस्थित करना हो। तो दोनों हमारा पास मार्कअप लैंग्वेज ही है, बट दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, अब XML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम हमने बता ही दिया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। इसको 1990 के दशक में WWW के द्वारा विकसित किया गया था। HTML में बहुत सारी कमियां थी, इसको पूरा करने के लिए XML को विकसित किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे HTML के अंदर लिमिटेशन थी, उनको पूरा करने के लिए XML का इस्तेमाल किया गया है। XML के अंदर हम डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन करके रख सकते हैं, जो कि हमारे HTML में ऐसा नहीं होता है। HTML यह एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, XML हमारा एक प्रकार का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। XML के द्वारा हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे डेटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम XML को डेटाबेस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। XML टैग पहले से ही डिफाइन नहीं होते हैं, इन्हें खुद ही डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे XML के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला हमारे पास है JSON। JSON का क्या क्या इंट्रोडक्शन है और क्या इसके फुल फॉर्म है, समझो। देखो, यह एक डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है तथा इसका प्रयोग XML के विकल्प के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे XML नहीं काम करता उसके विकल्प के स्थान पे JSON का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके टेक्स्ट फॉर्मेट को मनुष्य भी पढ़ सकता है और मशीन भी रीड कर सकता है। यह लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जैसे कि जावा और C++। तो JSON के कुछ एलिमेंट है, जैसे कि हम इसके फाइल जो है JS.on फाइल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। पहला हमारा दिया गया है जैसे एरे। ठीक है, तो JSS.on फाइल में स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो JS.on एरे को प्रस्तुत करता है। दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो करली ब्रैकेट जो है वो ऑब्जेक्ट को प्रस्तुत करता है। तो ये JSON का एलिमेंट है। JSON का यूज हम तब करते हैं जब हमें XML का यूज नहीं करना होता है, उसके स्थान पे हम JSON का इस्तेमाल करते हैं। JSON का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे प्रोनाउंसिएशन के लिए JSON बोलते हैं। इससे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के बीच। यानी हम कोई वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के बीच अगर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो JSON का इस्तेमाल करेंगे XML के स्थान पे। JSON जो है वो अक्सर देखा जाता है कि एक अल्टरनेटिव के तौर पे XML का एक दूसरे प्लेन टेक्स्ट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट के तौर पे ज़्यादातर केसेस में JSON रिप्रेजेंटेशन एक ऑब्जेक्ट का ज़्यादा कम्पैक्ट होता है उसके XML रिप्रेजेंटेशन की तुलना में, क्योंकि इसमें कोई भी टैग की ज़रूरत नहीं होती प्रत्येक एलिमेंट के लिए। हमें बस इतना याद रख लेना है कि JSON का फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। दूसरा, हम जब कोई डेटा ट्रांसफ़र करने हो वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर के बीच, तो हम
यूज करते हैं जेएसएन का। दूसरा कि एक्सएमएल के एक्सचेंज करके हम जेएसएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसके स्थान पे एक्सएमएल के स्थान पे जेएसएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना चीज़ आपको याद रख लेना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यह एक डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। जेएसएन जो है, जेएसओएन जो है एक हमारा डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है। इसका प्रयोग एक्सएमएल के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यह जो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। आप जावा चाहे सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था। जितने भी लास्ट चैप्टर थे उस चैप्टर से आपको केवल उसके चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उसको तैयार कर लेना है। बाकी बात आपको एच टी एम एल, CSS और जावा स्क्रिप्ट, इससे थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और इससे अधिक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।